गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, हम लोगों ने इस चैप्टर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों ही कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इसमें श्रीलंका को कवर करेंगे। ठीक है। श्रीलंका जो आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के बिल्कुल साउथ में है। ठीक है। जिधर की तरफ आप लोगों का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जैसे कि ये जो आप लोगों का इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, इसके बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों ने श्रीलंका नाम में एक देश को सुना होगा। ठीक है। उस श्रीलंका की स्टोरी कहते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले, क्योंकि ये हर चैप्टर को हम लोगों ने इसी तरह कवर किया है। पहले उसकी सारी राजनीतिक व्यवस्था का बखान किया है और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने भारत के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बात की है। ठीक है। लेकिन बेटा श्रीलंका की कुछ विशेषताएं भी हैं। वो साउथ एशिया में रहते हुए एक बहुत बड़ी स्थिति में रहने वाला देश रहा है, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग श्रीलंका की स्टोरी से, जो कि 1948 से शुरू होती है। ठीक है। 1948 में हमारा श्रीलंका आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, उसी ब्रिटेन से जिस ब्रिटेन के हम भी गुलाम थे। ठीक है। 1948 में ये आज़ाद हुआ। आज़ाद होते ही इसने लोकतंत्र की स्थापना कर ली। भारत और श्रीलंका ये दो देश ऐसे हैं बेटा जिन्होंने आज़ाद होते ही अपने देश में लोकतंत्र को कायम किया है। ठीक है। इसके बाद आता है कि श्रीलंका में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत बनी थी जातीय संघर्ष की। ठीक है। और वो जातीय संघर्ष भी इसलिए मुद्दा बन गया क्योंकि 1956 में इन्होंने सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया था। यानी राजभाषा बनाने का मीनिंग है कि जो देश के जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो सारे के सारे कामकाज आप लोगों के सिंहली लैंग्वेज में होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब जब सारी सिंहली लैंग्वेज में चीज़ों की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं तो बेटा लगेगा कि जो तमिल समुदाय है, जो एक बहुत बड़े लेवल पर आप लोग के श्रीलंका में रहता है, तो जो तमिल समुदाय है उसको कहीं ना कहीं अपने हक की मांग के लिए बोलना तो पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर सिंहली लैंग्वेज राजभाषा बन गई, इसका मतलब सरकारी नौकरियों से तुम्हारे तमिलों का पत्ता साफ। ठीक है। वो पढ़ाई लिखाई के मामले में बात करें तो वहां से भी तमिलों की छुट्टी। ठीक है। तो क्या ऐसे में जो बहुत बड़ी संख्या में वहां रहते हैं तमिल लोग, क्या उन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ा, इसीलिए वहां पर जातीय संघर्ष की शुरुआत हुई। ठीक है। जातीय संघर्ष हुआ बेटा तमिल और सिंहलियों के बीच में। ओके। लेकिन तमिल और सिंहलियों के बीच में शुरुआत होने से पहले एक और जो कॉमन सी बात है बेटा, जो श्रीलंका है इसका पुराना नाम सिलोन था। ठीक है। और एक और चीज जो आप लोग की बुक में नहीं दे रखी है वो है सिलोन से भी पहले, सिलोन से भी पहले इसका नाम था सिंहल द्वीप। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि वाकई में श्रीलंका केवल और केवल सिंहलियों का है, सिंहलियों का है, यहाँ पर तमिल समुदाय नहीं है। लेकिन बेटा ये मानना उनका गलत है, क्योंकि वहां पर सिंहली के अलावा तमिल समुदाय भी हमेशा से ही रहा है। वो बात अलग है कि भारत के तमिलनाडु से निकलकर लोग श्रीलंका में जाकर बसे थे। अब पीढ़ियों से वहां हैं तो भाई वहीं के बन के रह गए। हम लोग भी तो असम में बांग्लादेशियों को झेलने लग रहे हैं, जबकि वो तो 1971 से आए हुए हैं बस। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो तमिल समुदाय है, आपका तमिल, अब छोटी सी बात एक और यहाँ पर पूछ लेना चाहिए आप लोगों को कि जो तमिल समुदाय है, ये तमिल समुदाय श्रीलंका में पहुंचा कैसे? क्योंकि तमिल समुदाय दो तरह का है, एक भारतीय तमिल है और श्रीलंकाई तमिल है। अब भारतीय तमिल वहां पर पहुंचे कैसे? भाई हमारे यहाँ पर भी ब्रिटेन, उनके यहाँ पर भी ब्रिटेन, और ब्रिटेन का एक ही मुद्दा था, वो संसाधनों को नहीं छोड़ता था। भारत में श्रीलंका में उसका रहने का रीजन ही ये था कि यहाँ के संसाधनों का वो लोग इस्तेमाल करें। ठीक है। और खेती बाड़ी कराने के लिए या फिर खदानों की खुदाई करके संसाधन निकालने के लिए
इन सब के लिए ये तमिलनाडु के लोगों को श्रीलंका तक लेके गए थे, मजदूरी कराने के लिए। मजदूरों का काम किया बेचारों ने, लेकिन वो चले गए, फिर वो वापस कभी नहीं आए, हमेशा हमेशा के लिए श्रीलंका के होकर रह गए। आज वही तमिल अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे श्रीलंकाई समुदाय से। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसमें थोड़ा सा बैठे समझ लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे कि इसने जातीय संघर्ष का सामना किया था। जातीय संघर्ष हुआ किन के बीच था? एक तमिलों के बीच में और सिंहलियों के बीच में। सिंहली जो श्रीलंका में 74% लोग पहले से ही रहते थे, ठीक है, और तमिल 18%, 18%। इस 18% में से भी 5% वो श्रीलंकाई तमिल थे जो भारतीय तमिल थे, और जो 13% थे वो थे श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका के ही तमिल थे। ठीक है, अब ऐसे में अगर ये कहेगा कि भाई जो तमिल समुदाय के लोग हैं वो हमारे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका में भी तमिल लोग स्टार्टिंग से ही रहते आए। ठीक है, इसके बाद जब आप लोगों के तमिलों की पहचान उन लोगों से छीन ली जाएगी, सिंपल सी बात है, तो क्या वो लड़ेंगे? नहीं। अपने राजनीतिक व्यवस्थाओं से दो दो हाथ नहीं करेंगे। बड़े प्यार से कहा उन्होंने कि जो श्रीलंका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा कौन सा हिस्सा? ये मान लो आप लोगों का श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका का ये है उत्तर पूर्वी हिस्सा। ये इनका कहना है कि इस हिस्से में को स्वतंत्र कर दो, यहाँ पर ये लोग अपनी अलग सरकार बना लेंगे। इनको सिंहलियों से कोई लेना देना नहीं है। वो श्रीलंका इन सिंहलियों के साथ किसी तरह का विवाद नहीं चाहते थे स्टार्टिंग में। उन्होंने कहा उत्तर पूर्वी हिस्से को दे दो, हम इसका नाम इलम रख लेंगे, हम लोग यहाँ पर श्रीलंका में रहते हुए भी तमिल अपना राज व्यवस्था खुद ही चला लेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा सिंहली सरकार को ये मंजूर नहीं था। ठीक है, और मंजूर नहीं था इसलिए 1983 के बाद एक लिट्टे समुदाय है। आप लोगों की बुक में इससे रिलेटेड कार्टून भी है, एक शेर का बना हुआ और एक आप लोग का बाघ का बना हुआ है। ठीक है, जिसमें बाघ जो है वो लिट्टे समुदाय का, जो शेर बना वो सिंहली समुदाय का प्रतीक है। ठीक है, उसके नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जरूर देखना बेटा, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1983 के बाद जो लिट्टे समुदाय है, लिट्टे समुदाय जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, ये जो आप लोगों का संगठन है, इसने पहले सरकार का विरोध किया, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुली। इसके बाद इसने सेना के साथ दो दो हाथ करने शुरू कर दिए, मीन्स इसने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, और ऐसे में श्रीलंका की सरकार ने भी उस सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए भरपूर प्रयास कर दिए। अब ऐसे में जब सामने से कोई हथियार चला रहा है तो सरकार खाली थोड़ी ना बैठेगी। ऐसे में बहुत बड़े लेवल पर शिकार बने भारतीय लोग, भारतीय तमिल, और जो भारत के अंदर तमिलनाडु के लोग हैं, तमिल हैं, अब उन्होंने भारतीय सरकार पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया कि हमारे लोगों को वहां श्रीलंका में मारा जा रहा है, उन्हें बचाइए, किसी ना किसी तरीके से शांति कायम करिए। तब भारतीय सरकार ने, चाहे दबाव में कह दो चाहे कैसे भी कह दो, 1987 में उन्होंने शांति सेना श्रीलंका में भेज दी। कोशिश तो यही थी कि लिट्टे समुदाय के साथ बातचीत होगी, श्रीलंकाई सरकार के साथ बातचीत होगी तो चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेटा, उल्टा हो गया। ना तो श्रीलंका की जनता को ये स्टेप पसंद आया कि भारत से शांति सेना आ रही है, ना लिट्टे समुदाय को ये पसंद आया। लिट्टे समुदाय उल्टा हमारी शांति सेना के साथ ही उलझ गया। ठीक है, जिसके कारण बिना कोई भी सफलता प्राप्त किए 1989 में आपकी शांति सेना को भारत वापस आना पड़ा। ठीक है, लेकिन वही बात है, लिट्टे समुदाय लंबे समय तक चलता रहा और वो लंबे समय तक श्रीलंका की सरकार से लड़ता रहा, अपनी पहचान के लिए, अपने लिए मांग रहा था जो हिस्सा। भाई गलत तो था नहीं, ठीक है, क्योंकि अब अगर हमारे देश में हम किसी एक समुदाय को नजरअंदाज करके जो बहुसंख्या में है उनको सारा महत्व दे दे
तो बर्दाश्त थोड़ी ना होगा, हम लोग भी ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन वहाँ की सरकार को ये चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। और जब ये मामला कुछ हद से ज़्यादा निकल के जाने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दो आप लोगों के स्कैंडिनेवियाई देश, ये क्वेश्चन आता है माइंडेड, दो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, नॉर्वे और आइसलैंड, इन दोनों ने बीच बचाव किया है और इस संघर्ष को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बेटा इनका ये प्रयास सफल भी हुआ है। 2009 में प्रभाकरन जी की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकरन लिट्टे समुदाय के हेड प्रभाकरन जी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके बातचीत का मामला शुरू हुआ और धीरे धीरे करके आज के टाइम पर श्रीलंका इस जातीय संघर्ष से मुक्त है, क्योंकि वहां पर तमिलों को भी उनका अधिकार मिल चुका है, शासन व्यवस्था में भी और राजनीतिक जो आप लोगों के सरकारी महकमे और स्कूल कॉलेजेस है उसमें भी, ठीक है। जब उनको उनका अधिकार मिल ही गया तो किस चीज़ का संघर्ष है, ठीक है। ये तो था बेटा आप लोगों के श्रीलंका की एक ऐसी स्टोरी जो लगातार दिक्कत कर रही थी और मुश्किल से 2009 के बाद वो सुलझ गई है, ठीक है। लेकिन बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साउथ एशिया में यानी दक्षिण एशियाई देशों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो श्रीलंका ही है। क्यों? क्योंकि ये जो 7 देश हैं दक्षिण एशिया के, इनमें श्रीलंका सबसे बढ़िया हालत में है। जैसे कि सबसे बढ़िया आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है इसने, ठीक है, काफी बढ़िया पैसा वैसा इसने खूब बढ़िया कमाया है। इसने विकास का स्तर इसका दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा रहा है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने वाला ये पहला देश है साउथ एशिया के देशों में। इसने अपनी देश की जनसंख्या को हद से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है तुम्हारी श्रीलंका की। इसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया 1950, जब किस हमारे यहाँ तो संविधान लागू हो रहे थे, तब तक तो ये उदारीकरण की रणनीति पर चालू भी हो चुका था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था इसने सबसे पहले और शायद यही रीजन था कि आज के टाइम पर इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है दक्षिण एशियाई देशों में और जीडीपी भी सकल घरेलू उत्पाद, ये होता है जीडीपी, तीनों सेक्टर को मिलाकर ये जीडीपी का निकाला जाता है। आप लोगों का प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप को मिलाकर जीडीपी निकाला जाता है बेटा। तो जीडीपी के लिहाज से भी श्रीलंका आज के टाइम पर सबसे ज्यादा बढ़िया देशों में से गिना जाता था। ये था क्यों, थोड़ी देर में बताती हूँ। और प्रति व्यक्ति आय भी इसकी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि आय ज्यादा है जनसंख्या कम है, तो बेटा पर कैपिटा इनकम, जिसको प्रति व्यक्ति आय ही कहते हैं, ये ज्यादा होना लाजमी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा, आप कह रहे हो कि अभी आपने मैडम इस्तेमाल किया था, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा क्योंकि जब से हमारा लॉकडाउन लगा है, ठीक है, 2020, 21 से 22 तक जैसे पहुंचे हम लोग, श्रीलंका की अपनी ही गलत रणनीतियों के कारण जो लंबे समय से पुश कर रही थी, वो अब कोरोना पीरियड में आकर उसकी अर्थव्यवस्था को डगमगाने का काम करवा चुकी है। यानी अर्थव्यवस्था श्रीलंका की अगर वर्तमान के टाइम पर देखें तो धराशायी हो गई है, दोबारा से उठने की कोशिश जारी है, ठीक है। और ये ज्यादा कुछ नहीं है, लंबे समय से जो इनके राजनीतिक लोग जो बैठते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, फैसले लेते आ रहे हैं, उनके कुछ फैसले गलत होते चले गए, जिसने आज श्रीलंका को इस हालत में पहुंचा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी बेटा तुम्हारा श्रीलंका फिलहाल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूरा भरपूर तत्पर है। और ये तत्पर इसीलिए क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड इसका काफी मजबूत है, ठीक है। अब इसके श्रीलंका और भारत के रिलेशनशिप तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो बुरे संबंध है, इसके जो बुरे संबंध है वो तकरीबन किसी और चीज को लेकर नहीं है, सिंपल है, जातीय संघर्ष को लेकर रहे हैं।
लेकिन जब से ये जातीय संघर्ष सुधरा है उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना बंद कर दिया है। उस वक्त तो ये विवाद का विषय बना था, अदरवाइज श्रीलंका के साथ हम लोगों के अच्छे ही रिलेशन है। ठीक है, अच्छे रिलेशन कौन से हैं? इसमें मुक्त व्यापार समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों ही विकासशील परिस्थिति के एक बहुत बढ़िया देश है। ठीक है, अगर दोनों ही मुक्त व्यापार की नीति के माध्यम से एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो दोनों के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, इसके अलावा आतंकवाद का दोनों देश विरोध करते हैं और बाई चांस आतंकवाद से संबंधित कोई भी जानकारी है तो दोनों देश आपस में साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्राकृतिक आपदा के समय एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे कि 2004 में सुनामी आ गई थी। ठीक है, काफी तहस नहस हुआ था, भारत का भी साउथ का हिस्सा काफी तहस नहस हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने श्रीलंका को पूरा सहयोग किया। ठीक वैसे अगर भारत भी किसी क्राइसिस का शिकार हो जाता है तो भाई श्रीलंका सबसे पहले आता है। ठीक है, ये कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके बाद पर्यावरण के मुद्दों पर भी दोनों एक दूसरे का साथ सहयोग करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कभी भी कोई भी विषय उठता है आप लोगों का तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे के साथ एक बनकर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये श्रीलंका रहा है आपका। आपके चैप्टर में श्रीलंका से रिलेटेड इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इतनी ही चीजें कंप्लीट आती है तो इसका मतलब वेल एंड गुड, आप लोगों को बहुत कुछ आ गया इस चैप्टर का। इसमें इन 4 देशों का आपके सिलेबस में डाला हुआ है, मालदीव और भूटान डाला हुआ है बेटा। मालदीव के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, जैसे भूटान है हमारा, भूटान वो संवैधानिक राजतंत्र है, यानी वहां पर आज भी संविधान के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्थाएं चालू हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक छोटा देश, शांति प्रिय देश, धीरे धीरे विकास करने वाला देश है। और भूटान का बहुत सारा पोर्शन ऐसा जो हम लोग उसके साथ साझा करते हैं, तब वो भूटान कार्य कर रहा है, यहाँ तक कि भूटान के विदेशी मामलों तक को भारत संभालते हैं। ठीक है, ठीक वैसे मालदीव के साथ भी हमारे बेहद बढ़िया रिलेशन है। मालदीव में जब आप लोग के श्रीलंका के वो जो कहते हैं ना भाड़े के कुछ मैं अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, भाड़े के कुछ टट्टू थे जो अंदर घुस गए थे, दुख तंग कर रहे थे मालदीव को। मालदीव ने भारत से हेल्प मांगी, भारत ने फटाफट उसकी नौसेना वहां पहुंचा दी, आपके श्रीलंकाई के इन भाड़े के विद्रोहियों को शांत किया और इनको यहाँ से भगाया। तब से लेकर आज तक मालदीव एक जैसे हालत में। ठीक है, मालदीव हुआ, भूटान हुआ, इन दोनों के साथ हमारे कोई विवाद का इशू नहीं है, इसीलिए आपके चैप्टर में भी ये सिर्फ एक एक पैराग्राफ में छोटे छोटे डाल रखी है। ठीक है बेटा, तो मेन दिक्कत थी पाकिस्तान के साथ, वो हमने डिटेल से कर लिया, बांग्लादेश के साथ वो डिटेल से कर दिया, नेपाल के साथ थी वो डिटेल से कर दिया, श्रीलंका के साथ थोड़ा डिटेल था वो भी हमने कर लिया। मेरे हिसाब से चैप्टर में जितने देश थे हम लोगों के सारे कवर हो गए। अब इसमें लास्ट सिर्फ बचता है तुम्हारा सार्क, हिंदी में बोलूं तो दक्षेश, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है पुत्रों, समझ में आ गया? ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।